हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है प्रीवियस ईयर 42 ईयर स्टीरियो आइसोमर का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद फिर सेक्शन डी से कंटिन्यू करेंगे। तो 17th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। तो ये आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कंप्लीट ओजोनोलिसिस करने के बाद टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना बनेगा ये बताना है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगा, तो ये आपका CH3 CHO बनेगा और यहाँ से CHO बन जाएगा, ये जो ग्रुप है, और ये अलग हो जाएगा। इस कारण से CHO एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन एसिड है। उसके बाद ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ भी हो यहाँ भी हो, तो ये भी CHO ये भी CHO, और ये दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। मतलब इस कार्बन से दो CHO ग्रुप अटैच हो गया, मतलब ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा। तो इसमें POS परिएंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और ये एसिटल्डिहाइड भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कायरल सेंटर परिएंट नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ भी CHO, तो इस कार्बन से भी दो CHO, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं बनेगा। कायरल नहीं बनेगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली ये भी CH3 CHO बन जाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा इस केस में। CH3 CHO भी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें POS परिएंट है। मतलब जब इसको आप दो पार्ट में बाइसेक्ट कीजिएगा तो एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज रहेगा, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। मॉलिक्यूल में POS या COS कोई भी एक परिएंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिमिलरली ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपको इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर दीजिए, तो CH3 और हाइड्रोजन और ये कार्बन एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा, और एक तरफ CHO है इस तरफ भी CHO है, मतलब ये भी दो पार्ट में इक्वल हाफ में बाइसेक्ट किए तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज है, तो इसमें POS परिएंट है, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल 0 ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये तो सेम ये वाला है, और ये CH3 CHO, तो CH3 CHO और इसमें तो देख ही लिए सब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन रहा है ओजोनोलिसिस के बाद। इसके बाद सेक्शन डी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर, मतलब मोनोक्लोरिनेशन के बाद दो ही आइसोमर पॉसिबल हो, तो कौन कौन सा ऑप्शन में ऐसा होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन होगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें टोटल डिफरेंट कार्बन कितना है A B B, तो दो डिफरेंट कार्बन है A एंड B, मतलब 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, तो A आंसर हो जाएगा, दो ही पूछ रहा। नेक्स्ट है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकंड से भी मिथाइल ग्रुप और थर्ड फोर्थ से भी मिथाइल ग्रुप, तो इसका टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितना होगा। तो डिफरेंट हाइड्रोजन फाइंड कीजिए, तो A ये चारों आइडेंटिकल कार्बन एटम है, मतलब कहीं से हाइड्रोजन हट के Cl लगेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो ये चारों एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। इसके बाद B ये दोनों भी आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटे या यहाँ से हाइड्रोजन हट के Cl लगे तो सेम प्रोडक्ट देगा, और ये C, तो टोटल 3 डिफरेंट कार्बन है और सभी से हाइड्रोजन है सभी के पास, तो सभी से हाइड्रोजन की जगह Cl लगेगा, मतलब 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बेंजीन, तो बेंजीन तो मोनोक्लोरिनेशन ही शो नहीं करेगा क्योंकि ये sp3 कार्बन नहीं है, बेंजीन में sp2 कार्बन रहता है, ये मोनोक्लोरिनेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 1 2 3 कार्बन और इससे मिथाइल एक और CH3 ग्रुप अटैच्ड है सेकंड कार्बन से, ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो इसमें टोटल डिफरेंट कार्बन कितना है, तो A ये तीनों आइडेंटिकल कार्बन है और ये डिफरेंट है B, तो टोटल 2 डिफरेंट कार्बन है और सभी से हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, मोनोक्लोरिनेशन होता है, तो इस केस में भी 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर A और D है। इसमें 3 हो जाएगा, इसमें मोनोक्लोरिनेशन ही नहीं होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फाइंड आउट करना है। तो ये एक्चुअली में जो है जीओसी का क्वेश्चन, लेकिन सिस और ट्रांस स्टीरियो में पढ़े थे, इसलिए इसको स्टीरियो आइसोमर में थोड़ा सा स्टीरियो का पॉइंट है, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर। तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, और यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहे तब जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे। तो ब्यूट 1 इन, तो एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। ट्रांस ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन में भी एक पाई बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। सिस और ट्रांस बस थोड़ा सा डिफरेंस है जी आई का, लेकिन इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट 1,3 ब्यूटाडाइन, तो डाइन तो दो पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका होगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब इन तीनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। अब जो है स्टेबिलिटी देखेंगे, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन और सिस ब्यूट 2 इन, तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ये पॉइंट पता होगा आप लोग को, जीओसी के टाइम बताए थे। क्यों? क्योंकि ट्रांस में जो है दो बड़ा ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर रहता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, और इस तरफ CH3 है, तो दो बल्कि ग्रुप CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, जबकि सिस स्ट्रक्चर में इसी साइड CH3 रहेगा, मतलब दो ग्रुप आसपास आमने सामने रहता है, डिस्टेंस कम रहता है, तो रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इसलिए सिस स्ट्रक्चर ट्रांस के कंपैरिजन में अनस्टेबल होता है, मतलब ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस का कम है। अब ट्रांस ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3, फिर नेक्स्ट कार्बन CH2, फिर नेक्स्ट कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ब्यूट 1 इन है, फर्स्ट से डबल बॉन्ड, और ये सेकंड से डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड कार्बन से। तो कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो इस केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3 डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन 6 है। लेकिन इस केस में डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, तो इस कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन 2 है, मतलब ये कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा बी से, मतलब सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ही होगा। सबका कंपेरिजन कर दिए, डी और सी में डी ज्यादा, डी तो सबसे ज्यादा होगा 2 पाई बॉन्ड होने के कारण, तो डी सबसे ज्यादा। उसके बाद सी और बी में, तो सी और बी ज्यादा होगा ए से। क्यों? क्योंकि सिस के केस में भी तो सिर्फ CH3, यहाँ जो CH3 है इस तरफ आ जाएगा, लेकिन हाइपर कंजुगेशन तो 6 ही होगा, तो ब्यूट 1 इन से तो ज्यादा ही होगा। तो इन तीनों में सबसे कम स्टेबल यही है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा ए का, उसके बाद सी और सबसे कम बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये बताना है। तो सबका स्ट्रक्चर बनाइए, 2 ब्यूटीन, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम, सेकंड से डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड से डबल बॉन्ड। तो इसमें देखिए इस कार्बन से एक CH3 अटैच है, ये CH3 है और एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली इस कार्बन से एक CH3 अटैच है और एक हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के लोग 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, सिमिलरली यहाँ भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, तो ये GI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के लोग 2 सेम ग्रुप अटैच है। यहाँ से देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो GI के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट 1 फिनाइल प्रोपीन, मतलब प्रोपीन में 1 पे फिनाइल है, तो यहाँ से PH अटैच कर दिए, तो 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन है एक PH है। सिमिलरली इस कार्बन से भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 एक H, तो ये GI शो करेगा। इसके बाद 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो ये आपका देखिए 2 ब्यूटीन है, लेकिन उसमें सेकंड से मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन की जगह CH3 हो जाएगा, सेकंड से मिथाइल है, तो ये GI शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से ये जो डबल बॉन्ड है इससे 2 सेम ग्रुप है, मिथाइल और मिथाइल, तो 2 सेम ग्रुप होने के कारण GI शो नहीं करेगा।
तो इसका आंसर ए और सी होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ई एफ एंड जी आर। तो ई एफ जी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन तीनों के बारे में। तो ए है ई एफ एंड जी आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है कि ई एफ और जी जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, नहीं, गलत बात है। ये देखिए कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, सिमिलरली ये भी इनोल फॉर्म है। तो ये तो टोटोमर है एक दूसरे का, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट ई एफ ई जी आर टोटोमर। तो हाँ, ई का टोटोमर एफ होगा और ई जी भी एक दूसरे का टोटोमर है। एफ और जी आइसोमर है, डबल बॉन्ड के लोग जी आइसो कर रहा है, लेकिन इनोल फॉर्म तो है। तो ई एफ और ई जी एक दूसरे का टोटोमर है, ट्रू है। एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एफ और जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, हाँ। एक केस में CH3 सेम साइड है और दूसरे में CH3 और इथाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल और इथाइल ग्रुप सेम साइड है डबल बॉन्ड के। तो दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एफ एंड जी आर डायस्टीरियोमर। तो ये भी ट्रू है, जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है वो सारा डायस्टीरियोमर रहता है। तो एफ जी डायस्टीरियोमर भी है एक दूसरे का। तो BCD आंसर होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इज अ। तो आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो इसके लिए दो तरीका है। एक तो आप इसको अच्छे से सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में डिनोट कीजिए, उसके बाद फिर कोई भी प्रोजेक्शन इस तरह से आप रोटेट कीजिए C2 और C3 बॉन्ड को, ताकि ये POS मतलब CH3 के सामने CH3 आ जाए, क्लोरीन के सामने क्लोरीन आ जाए, या हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाए। यदि ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है तो POS प्रेजेंट होगा, और POS यदि प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा है कि ये दोनों कायरल कार्बन है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। यदि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है RR या SS, मतलब कि POS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कीजिएगा तो R का मिरर इमेज S होता है, जबकि R और यहाँ R आ रहा है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, मतलब POS प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली SS आएगा अगर, तो S का मिरर इमेज R होगा, लेकिन यहाँ S और ये भी S है, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रहेगा, तो इसमें POS प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। तो दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। तो ये फर्स्ट, उसके बाद ये पूरा ग्रुप सेकेंड होगा और ये थर्ड, और सबसे लो प्रायोरिटी वाला डैश पोजीशन पे है ही, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन R है इस कार्बन का। सिमिलरली इस कार्बन का निकाल लिए, तो ये फर्स्ट, ये पूरा ग्रुप सेकेंड और ये थर्ड, और डैश पोजीशन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जो आएगा वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो R कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है, मतलब जब आप इसको बाइसेक्ट कीजिएगा इक्वल हाफ में, तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज नहीं है, मतलब इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, और COS भी तो प्रेजेंट नहीं है। COS के लिए यदि आप मॉलिक्यूल में से किसी एक पॉइंट से अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस चले तो सेम एटम मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जब इस तरफ चल रहे हैं तो CH3 मिल रहा है, इस तरफ CH3, तो ये तो ठीक है, लेकिन इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ हाइड्रोजन मिल रहा है, तो सेम एटम नहीं मिल रहा है। सभी एटम के लिए ये एप्लीकेबल होता है, सभी केस में एक तरफ जाने पे, उसके अपोजिट तरफ सेम डिस्टेंस जाने पे सेम एटम मिलना चाहिए, तब COS प्रेजेंट रहता है। इसमें ना तो POS है ना COS है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो POS नहीं है, पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है POS प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, मतलब BC नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपाउंड पोजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो बोल रहा है कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? तो मॉलिक्यूल को आप इस तरह से रोटेट कीजिए कुछ एंगल से, तो जो मॉलिक्यूल है वो फिर से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन जाए। तो आप इस बॉन्ड के लो 180 डिग्री रोटेट करके देखिए तो सेम मॉलिक्यूल बन जाता है। इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देखिए। तो फिशर प्रोजेक्शन में CH3, फिर यहाँ से CH3 और ये Cl हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ Cl, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का
फिशर प्रोजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप Cl को इस तरफ रखिएगा तो POS ओरिएंट हो जाता है, मतलब दोनों Cl यदि सेम साइड आ जाएगा। तो अब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करके देखिए, इस तरह से भी रोटेट कीजिएगा तो ये CH3 ऊपर चला जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा, और ये क्लोरीन इस तरफ है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन रोटेट करने के बाद इस तरफ आ जाएगा। सिमिलरली ये क्लोरीन इस तरफ है तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद नीचे इस तरफ आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस तरफ से इस तरफ आ जाएगा, तो फिर से आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ, और ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ, और ये CH3 ऊपर से नीचे और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बन रहा है 180 डिग्री रोटेट करने से। तो मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओरिएंट है, तो ऑप्शन डी भी होगा। तो इसका आंसर ए और डी है। तो डी तो हो गया, लेकिन एक और पॉइंट है कि इससे आप फिशर प्रोजेक्शन ये कैसे बना दिए। तो सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए, आर और आर है दोनों कार्बन का। तो आर और आर जब कॉन्फ़िगरेशन है तो फिशर प्रोजेक्शन में भी इन दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर होना चाहिए। तो यदि वर्टिकल पोजीशन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहता है तब तो आर या एस डायरेक्टली आ जाता है, और यदि हॉरिजॉन्टल पे है तो यदि आर आ रहा है तो एस होगा और एस आ रहा है तो आर होगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे है, मतलब चेंज करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज से एस होना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आर है। सिमिलरली यहाँ ये फर्स्ट, ये पूरा ग्रुप सेकेंड और ये थर्ड, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज तो होना चाहिए एस, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो एस का अपोजिट आर हो जाएगा। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो फिशर प्रोजेक्शन यही वाला होगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना, अगर आर या एस रहता तो जो एस रहता उसमें एक स्विच कर देते तो आर से एस बन जाता। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। और सॉहॉर्स से फिशर या फिशर से सॉहॉर्स ये सब हम बता चुके हैं। न्यूमान से सॉहॉर्स, सॉहॉर्स से न्यूमान, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं, तो उस मेथड से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।